Today we will continue class 9th. क्लास 9th केमिस्ट्री। जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ मोल होगा। इसके बाद होता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, समझा? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद फिर आता है और सबसे पहला टॉपिक जो था दैट इज एटॉमिक मास। The very first topic is atomic mass. Everybody is knowing that if I just talk you about sodium, its atomic number is 11. You better know its atomic number is 11. 11 करने का मतलब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 281 आएगा, आएगा ना। फर्स्ट सेल, पहले तो न्यूक्लियस, फिर के सेल, अगला एल सेल, अगला एम सेल। यहाँ पर तो एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब इसके पास 11 प्रोटॉन्स होगा ना। 12 न्यूट्रॉन्स पाया जाता है सोडियम के केस में और 11 इलेक्ट्रॉन्स होगा। सोडियम के केस में या किसी भी एटम के केस में देखना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होता है, हेवियर होता है, तो दैट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एटम। सो हियर विल बी प्रेजेंस ऑफ 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन। बचा ये इलेक्ट्रॉन जिसका मास क्या है, लाइटर है। लाइटर मीन्स हल्का है। हल्का होगा तो क्या होगा, पेरिफेरल पॉइंट्स पर, मतलब पेरिफेरल रीजन पर ये ट्रेवल करेगा। अब पेरिफेरल रीजन पे कैसे ट्रेवल करेगा, ये पहला सेल के में, अगला सेल एल है, तो इसका कैपेसिटी 8 का, ये सब तो 7-8 में पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो यहाँ पर चला जाएगा। तो इसको तो हम लोग बोलते हैं ई कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। सो इसमें देखो तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 281, हमको इलेक्ट्रॉन से तो कोई लेना देना है नहीं। एटम में मास किस कारण से आता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के कारण मास एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब अपने को अगर इस सोडियम, एक सोडियम एटम का अगर मास को कैलकुलेट करना है, क्या बोले, अगर एक सोडियम एटम के मास को कैलकुलेट करना है तो हम लोग उस चीज़ को पता लगाएंगे ना कि उसके अंदर मास कहाँ से आया। तो मास किस कारण से आ रहा है, एक तो प्रोटॉन्स, दूसरा न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब जो भी होगा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कारण ही मास एग्जिबिट होगा। और अगर डिफाइंड तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर देखो तो कितना है, 11 प्रोटॉन्स है और 12 न्यूट्रॉन्स है। इसका मतलब अगर मास, अच्छा मास में एक चीज़ बताओ, मास को हम लोग कैसे लिखते हैं, जनरल नोटेशन बताओ। जैसे गया तुम, ठीक है, 2 kg टमाटर खरीद लिया, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करके कैसे लिखेंगे कि 2 kg ऑफ टोमेटोज है, 2 kg ऑफ टोमेटोज आर देयर। रिप्रेजेंट करने के टाइम हम लोगों ने किस किस चीज़ का यूज़ किया, एक तो 2, दूसरा kg। क्या 2 नंबर था, kg उसका क्या था, यूनिट था। अरे 2 क्या था, नंबर था, 2 इज नंबर और दिस इज व्हाट, इट्स यूनिट। टोमेटो हैवियर था ना, तो उसके लिए हैवियर यूनिट यूज़ किए, किलोग्राम। लेकिन नंबर तो यहाँ पर भी था। अगर मान लो चींटी को मेजर करते हैं, 10-15 चींटी है, उसको मेजर किए और उसका आया मेजरमेंट करके 2 mg, 2 मिलीग्राम, ठीक है। नंबर तो वहाँ भी था लेकिन यूनिट चेंज हो गया। यूनिट क्यों चेंज हो गया, क्योंकि लाइटर मास को मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब जितना ज़्यादा लाइटर मास होगा हम लोग उस मास को मेजर करने के लिए उतना ही लाइटर यूनिट यूज़ करेंगे, होगा ना। अरे उतना ही लाइटर यूनिट यूज़ करेंगे। अगर मान लो हाथी को ले जाके मेजर करें तो क्या 2 मिलीग्राम होगा, उसका क्या वेट हो सकता है 2 क्विंटल में हो। इसका मतलब यूनिट डिफर कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मास, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है फिर भी सेम रह जाए, होगा। अगर मान लो हाथी को मेजर करते हैं, आया 2 क्विंटल उसका, इस केस में भी 2 था लेकिन यूनिट क्या हो गया, बड़ा हो गया।
हैवियर मास के लिए यूनिट भी बड़ा और लाइटर मास के लिए यूनिट भी छोटा। लगता है तुमको कि जब एटॉमिक लेवल पर जाएंगे तो और छोटा यूनिट चाहिए होगा अपने को। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर वर्क करा, ठीक है। इसको तो ओमिट कर देना चाहिए आई थिंक। क्या तो हम बोल रहे थे कि रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए अपने को, मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका यूनिट चाहिए। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड और इसको क्या बोलते हैं, यूनिट, होगा ना। जब हम लोग एटॉमिक लेवल पर चले जाते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर चले जाते हैं, तो वहाँ पर किलोग्राम मिलीग्राम से भी छोटा यूनिट यूज करते हैं, बिल्कुल छोटा यूनिट जो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक दुनिया के लिए वैलिड है, एटम्स के दुनिया के लिए वैलिड है। वो यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, AMU। इसको तो ओमिट कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसकी दुनिया के लिए हम लोग जो यूनिट करते हैं यूज, उसका नाम है AMU। इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसको सिंप्लीफाइड वे में यानी और शॉर्टर वे में लिखते भी जाना हो सकता है, तो ठीक है, लिखते भी जाना बोले। इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन में हम लोग लिखते हैं U। जैसे 1 AMU है, किसी एटॉमिक एंटिटी इसका मास 1 AMU आया, उसको शॉर्टली हम लोग 1U से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है 1, U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। इसको हम लोग 1 डाल्टन भी बोलते हैं, इसको हम लोग 1 डाल्टन भी बोलते हैं। 1 डाल्टन 19th सेंचुरी तक यूज किया जाता रहा था। 19th सेंचुरी के एंड तक डाल्टन को यूज किया जाता रहा था, ये प्रेफरेबल यूनिट था, ठीक है। अब हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ यू से रिप्रेजेंट करते हैं, AMU और सिंपली यू। अब ध्यान से देखना, जैसे हम थोड़ा देर पहले मेजरमेंट किए थे कुछ टोमेटोज का, मेजरमेंट करने के बाद क्या लिखे थे, 2 kg था ना, 2 kg लिखे थे। तो इसमें 2 भी था और क्या था, kg भी था। अगर हम पूछे तुमको को टोमेटो का जो मेजरमेंट हुआ उसमें मास का नंबर कितना था, अरे मास नंबर कितना था, लगता है तुमको हम न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहे हैं, लगता है तुमको कि मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू जानना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना था, 2। तो 2 इज बेसिकली मास नंबर, समझा, मास ओनली इफ इट्स नंबर इज रिक्वायर्ड। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मास इज व्हाट वी कॉल मास नंबर। और अगर यूनिट मिला दें तो प्रॉपर मेजरमेंट हो जाएगा, होगा। तो उसी तरह से एटॉमिक फील्ड में भी 2 टर्म हम लोग यूज करते हैं, एक एटॉमिक मास और एक मास नंबर। क्या बोले, एक एटॉमिक मास, दूसरा मास नंबर। अब इसमें देखते हैं ये कैसे होता है और क्या होता है, देखते जाना। इस सोडियम के केस को अगर हमने देखा तो सोडियम के केस में बताओ तो क्या चाहिए अपने को, मास किसके किसके कारण आया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कारण आया। इसका मतलब अगर हमको मास नंबर जानना होगा, अगर मास का नंबर जानना होगा तो लगता है जितना नंबर, अच्छा एक प्रोटॉन होगा तो एक प्रोटॉन अपना मास ऐड करेगा, उससे ज़्यादा होगा तो 2 होगा तो दोनों प्रोटॉन मिलकर अपना मास ऐड करेगा, 3 प्रोटॉन्स होगा तो तीनों मिलकर अपना मास ऐड करेगा। अगर मान लेते हैं 11 प्रोटॉन्स है, इसका मतलब 11 प्रोटॉन अपना मास अपना अपना मास ऐड अप करेगा, इसका मतलब अपने को तो 11 चाहिए। अच्छा क्या सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी तो है, न्यूट्रॉन भी अपना मास ऐड अप करेगा, कितना न्यूट्रॉन है, 12। तो इसका मतलब ये 12 यूनिट मास ऐड करेगा। तो मास नंबर बेसिकली कितना आ गया, 23। ये इसका मास नंबर है, ठीक है। और अगर अपने को एटॉमिक मास चाहिए तो इसका मतलब एटॉमिक मास चाहिए मतलब उसका यूनिट भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए। यूनिट इस केस में यानी एटॉमिक लेवल पर हम लोग किस यूनिट को प्रेफर करते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और सिंपली U। तो जब भी ये तो इसका हो जाएगा मास नंबर, मास नंबर। लेकिन एटॉमिक मास अगर देखें तो बोल सकते हैं क्या, मास नंबर ऑफ सोडियम इज 23। लेकिन अगर बोला जाए एटॉमिक मास
then atomic mass of sodium is 23 AMU or simply 23 U. U stands for unified mass. U stands for unified mass. इतना हो गया तो बोलना हमको. इसके बाद आता है एक और एलिमेंट लेते हैं. चलो मैग्नीशियम लेके दिखाते हैं. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बता देना कितना होगा. एटॉमिक नंबर इज 12. ठीक है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर सुनते ही क्या कान खड़ा हो जाना चाहिए. 12 क्या होगा, प्रोटॉन्स होगा. इसका मतलब 12 प्रोटॉन्स होगा, लगभग उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, और न्यूट्रॉन भी लगभग उतना ही होगा. तो अगर इसके एटम के स्ट्रक्चर को देखें, न्यूक्लियस, के सेल, एल सेल, फिर एम सेल होगा ना. न्यूक्लियस के अंदर बताओ कौन कौन बैठेगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. यानी यहाँ पर 12p और 12n जाके बैठ गया. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा. तो फर्स्ट ऑर्बिट में यानी के सेल में 2, अगले में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा. के एल एम के केस में कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा. यानी तीनों ही जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उसका प्लेसमेंट करके मैग्नीशियम एटम के अंदर दिखा चुके हैं. अब हमको बताओ कि इसके अंदर हमको मास नंबर निकालना है और एटॉमिक मास निकालना है. तो क्या लिखा जाएगा, मास नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा. मास नंबर मीन्स मास का सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब समझा, नंबर, यूनिट नहीं. मेजरमेंट ऑफ मास विदाउट यूनिट इज व्हाट वी से मास नंबर ऑफ दैट एंटिटी. तो मैग्नीशियम के केस में जो मास नंबर आएगा, तो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो मास नंबर इज बेसिकली गिवन बाय सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. यही केस होगा ना. तो बताओ 12 प्रोटॉन्स है और 12 न्यूट्रॉन्स है, इसका मतलब 24 क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा उसका. ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास इज बेसिकली मास नंबर along with यूनिट. तो इट इज 24 A.M.U और सिंपली 24 U और सिंपली 24 डाल्टन. ठीक है, 24 डाल्टन. यू गॉट इट, एटॉमिक मास. यहाँ तक तो बात चल रहा था कि एटॉमिक मास यूनिट होता है, लेकिन एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कैसे करा गया था, मतलब कैसे किया गया था एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन. तो उसके ऊपर चलते हैं. रिटर्न ना, शुड आई ओमिट दिस वन. इसके बाद अपना टॉपिक है कि 1 AMU को डिफाइन कैसे किया गया था. 1 AMU स्टैंड्स फॉर 1 एटॉमिक मास यूनिट. साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि 1 AMU बेसिकली उतना ही मास है जितना कि कार्बन का 3 आइसोटोप्स होता है. बताओ कौन कौन सा, C6 12, C6 13, C6 14, पता है ना. C6 12, C6 12, C6 13 और C6 14. इस वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव इन नेचर है. इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर. सबसे जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है, दैट इज दिस वन, मोस्ट स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन. अब आइसोटोप्स तो पता होगा, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स. आइसोबार क्या होता है, एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट
एटॉमिक नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। आइसोटोन्स भी होता है, पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम हो जाए, आइसोटोन्स उसको बोलते हैं। आइसोस्टर भी होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज भी होता है। उतना जा छोड़ दो, उतना नहीं ले जा रहे हैं। आइसोकोर्स भी होता है, आइसोबार्स, खैर छोड़ दो। हाँ, बोल रहे थे 1 AMU को कैसे डिफाइन किया गया। बोला 1 AMU जो है, एक चीज बताओ हम लोग को कि सबसे स्टेबल आइसोटोप्स कौन था, C612, यानी नेचर में सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में पाए जाने वाला आइसोटोप्स था C612। इसका मास कितना, मास नंबर 12 AMU ना। क्या कार्बन हर जगह पाया जाता है, हर वो चीज़ जो जलता है उसमें कार्बन है, पता है ना। और कार्बन मेजोरिटी ऑफ द कंपाउंड में, चाहे वो तुम्हारा ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, कोई भी तरह का कंपाउंड हो, कार्बन मोस्टली प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, यहाँ तक कि जो बुझाने वाला गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर भी कार्बन है। हालांकि कार्बन जलता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उल्टा बुझाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। समझा। तो 1 AMU साइंटिस्ट लोगों ने सोचा सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स यही है। ठीक है, सबसे मेजोरिटी में यही पाया जाता है, लेकिन इसका मास क्या है, 12 AMU है ना। तो अगर उसके कंपेरिजन में बाकी सब एलिमेंट्स को अगर रखा जाए, तो मान लो किसी का 7 आ रहा है, तो 7 तो 12 से कैसे कोरिलेट किया जाए, 7 को 12 से कैसे कोरिलेट किया जाए। तो उसके लिए एक यूनिट चाहिए था, मतलब उस मास को मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए था। लेकिन यूनिट बनता कैसे, इसका तो मास 12U था, द 12 AMU था। तो इसके यूनिट तक पहुंचने के लिए, अच्छा हम लोग बताओ नंबर कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, 1 से ना। अरे अगर मान लो हमको मेजर करना है लेंथ, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक अननोन लेंथ है, ठीक है। तो दर्जी या टेलर जो मेजर करता है इसको किससे मेजर करता है, मीटर रॉड से। तो पहली बार में वो क्या 1 मीटर को ही मेजर करता है ना। अरे पहली बार में वो 1 मीटर को ही नापता है ना, फिर अगला दूसरा मीटर, फिर अगला तीसरा मीटर। मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर आया, फिर अगला दूसरा मीटर, अगला तीसरा मीटर। मतलब मेजरमेंट किससे करता है, और फर्स्ट टाइम में कितना बार नापता है, 1। इसका मतलब साइंटिस्ट लोग को 12 AMU से 1 तक पहुंचना था। तो 12 में ऐसा क्या कर दिया जाए कि 1 आ जाए, 1/12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1 आ जाएगा। नहीं समझी। C612 का एटॉमिक मास कितना, या फिर मास नंबर कितना, एटॉमिक मास 12U। हम लोग मेजरमेंट करेंगे किससे करेंगे, अरे 1 से स्टार्ट करेंगे मेजर करना। अगर मान लो जैसे मान लो लिथियम है, ठीक है, कितना 7 नहीं होगा, 7U। समझा। तो 7U, U इज व्हाट, यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो यूनिफाइड मास को डिफाइन कैसे करा जाए, तो सबसे ज़्यादा कोरिलेट किया गया इसको किससे, कार्बन 12 से। तो अगर हमको कार्बन 12 है, उसका तो एटॉमिक मास 12U है, लेकिन हमको चाहिए क्या, 1 चाहिए, क्योंकि हम लोग मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो ना, जैसे मेजरमेंट करते हैं मास का तो 1 kg, फिर दूसरा kg, तीसरा kg, अगर 5 kg आया तो कैसे आया, क्या वो kg 5 kg का कॉम्बिनेशन है, अभी तो 5 kg आया। नहीं समझा, 5 kg का कॉम्बिनेशन, तभी तो बोलते हैं 5 kg आया। यहाँ मीटर 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 3 बार मीटर यूज़ किया गया, इसलिए इसका टोटल लेंथ 3 मीटर हम लोग लिखते हैं। तो उसी तरह से जो उसमें पहुंचना था, इसमें 1U को डिफाइन करना था, तो 1U तक कैसे पहुंचा जाए। इस 12 को अगर 1/12 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे हाथ में 1U रह जाएगा ना। और फिर 1 से तो हम बाकी सब एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे, होगा। यूनिट हमको चाहिए था, यूनिट का प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए था, डिफाइंड यूनिट चाहिए था, इसलिए 1 AMU को डिफाइन करा गया। इट इज सेम एज, अच्छा क्या कार्बन के एटम को तोड़ सकते हैं हम लोग क्या, नहीं। एस्यूम कर सकते हैं कि ये 12 बराबर भाग में बांटा हुआ है, जिसमें एक पार्ट कितना है, 1 AMU। नहीं समझा, कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना, 12U, लेकिन हमको चाहिए कितना था, 1U। क्यों चाहिए था, क्योंकि मेरे को मेजर करने के लिए 1 से स्टार्टिंग करना पड़ता है हर जगह पे, चाहे तुम लेंथ को मेजर करो, मास को मेजर करो, वॉल्यूम को मेजर करो, स्टार्टिंग यूनिट कितना होता है, 1। इसका मतलब 1 से मेजरमेंट करना चाहिए था, मतलब मेजरमेंट करने का रिक्वायरमेंट था। तो हमको बताओ 1 तक पहुंचना था, इसलिए
12u से हमको 1 तक जाना था तो कैसे करते, 1/12 पार्ट इसका लेते लेते ना, 1/12 पार्ट लेते तो कैंसिल आउट होकर कितना बच जाता, 1। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 AMU इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मास which is equivalent to 1/12 of C12 atom होगा, it is equal to 1/12 of mass of C612 atoms mass होगा क्या। तो 1/1 एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन करा गया कि 1 AMU is same as the mass of C612 एटम ऑफ कार्बन मास। इसके मास को डिसइंटीग्रेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इमेजिन कर सकते हैं कि 12 बराबर बराबर भाग में बटा हुआ है और जिसका कि 1 पार्ट क्या है, 1 AMU है। 1 AMU जो यूनिट था उसको डिफाइन कर दिया गया था, ठीक है। और 1 AMU का अगर हम लोग मेजरमेंट करें ग्राम और किलोग्राम, देखो हम लोग तो डेली लाइफ में ग्राम और किलोग्राम को जानते हैं ना। कभी सुना है क्या कोई दुकान में जाके बोल रहा है हमको 10 AMU दीजिए, बोलेगा 10 AMU, दुकान वाला चप्पल उठाएगा मार के बक्स में कहाँ से आया है 10 AMU। हम आज तक सुने ही नहीं, क्योंकि वो जिंदगी में क्या सुना है, जिंदगी भर क्या सुनते आया है, किलोग्राम और ग्राम। तो अपने को भी चाहिए, जनरल आदमी को कैसे बताएगा कि 1 AMU क्या है, तो उसको कन्वर्ट करके बताना होगा ना कि इतना ग्राम है या फिर इतना किलोग्राम है। तो इसका जब 1 AMU को कन्वर्ट किया गया ग्राम में, इट इज 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। अगला आदमी बोलेगा सर हमको किलोग्राम में चाहिए, तो क्या कर देंगे 1.66 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। दिस इज सेम एज 1 AMU। This is the defined unit 1 AMU which is equivalent to the 1/12 of mass of C12 atom. Got it or not? 1 AMU को डिफाइन कर दिया गया था, राइट इट फास्टर। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। शॉर्ट में इसको हम लोग RAM भी लिखते हैं, इसको कोई राम नहीं पड़ेगा और कंप्यूटर का रैंडम एक्सेस मेमोरी भी नहीं पड़ेगा। ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मीन्स होता है कंपैरिजन करना। क्या, अगर राम का स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, श्याम का स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, तो श्याम के कंपैरिजन में राम कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। क्या यूनिट कैंसिल हो जाएगा, नहीं समझा हम क्या बोले। राम का स्पीड, अगर स्पीड ऑफ राम अगर 36 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ श्याम अगर 18 किलोमीटर पर आवर है, और अगर हम बोलें कि राम का स्पीड रिलेटिव टू श्याम कितना है, तो क्या बोलेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या इस 36 किलोमीटर पर आवर को डिवाइड कर देंगे 18 किलोमीटर पर आवर से, तो रिलेटिव में कितना आ जाएगा 2। ये किलोमीटर पर आवर कैंसिल और ये 2 टाइम्स में, तो 2 इज बेसिकली व्हाट, यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या इसमें कोई यूनिट है, नहीं है। इसका मतलब जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं रिलेटिव टू समवन निकालते हैं, इट कंटेन्स नो यूनिट, इट कंटेन्स नो यूनिट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास भी बिल्कुल वैसा ही कहानी था। करने का मतलब कंपैरिजन करना, किसके द्वारा कंपैरिजन किया जाएगा बताओ। सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट कौन था, कार्बन। कार्बन का मास कितना था 12, लेकिन 12 के साथ कंपैरिजन अपने को करना नहीं था। हम लोग किसके साथ रेफरेंस लेते हैं, 1 AMU होगा ना। 1 AMU इज बेसिकली व्हाट, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मास कंटेंट इन 1/12 पार्ट ऑफ C612 एटम होगा। तो इसका मतलब अपने को कंपैरिजन करना था। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास इज व्हाट, बेसिकली मास ऑफ रिलेटिव
atomic mass is basically mass of one atom of an element with reference to mass of 1/12 of say 612 atom होगा, and this is what basically 1 AMU, basically this is what basically 1 AMU होगा। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 AMU होगा ना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल रिलेटिव एटॉमिक मास, सिंपली RAM, RAM. Relative atomic mass is defined as mass of, बोलो, mass of an element। कितना, पूरा एलिमेंट का मास क्या, नहीं, एंड एटम ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मेजर करेंगे किसी एक एटम का ही मास मेजर करेंगे, तो हमको बताना मास ऑफ एन एलिमेंट, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब सिंपल सा सोचो, अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 AMU या फिर सिंपली 24U हो, इसका अपने को रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना हो, तो क्या क्या हो जाएगा, सीधा 24 हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज व्हाट 24 AMU डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम इज व्हाट 1 AMU होगा, तो इट इज व्हाट 1 AMU। क्या AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 24। और हम बताए थे कि ये बेसिकली क्या है, रिलेटिव निकालना, कंपैरिजन करना। रिलेटिव निकालने का मतलब कंपैरिजन करना। तो क्या हमने इसके 1 AMU से कंपेयर कर लिया, यहाँ देखो, यहाँ उसको उठाओ, 1 AMU से कंपेयर कर लिया, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, डोंट यू थिंक रिलेटिव एटॉमिक मास इज बेसिकली मास नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास इज बेसिकली mass number, but we do not generally tell it because it is derived with some other method and mass number is derived with some other method, but in fact they both are similar or same। यहाँ तक तो देख लिया। अब हमको बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम तो आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम बताओ कितना आ जाएगा, 23U डिवाइडेड बाय 1U which is basically 23। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन बताओ तो कितना हो जाएगा, 35.5U डिवाइडेड बाय 1U, दिस इज बेसिकली 35.5। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हैज नो यूनिट, इट इज बेसिकली यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, गॉट इट। RAM is unitless and dimensionless quantity, it has no unit, got it or not। एक चीज और हमको बताओ, नाम से क्या पता चल रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसका मतलब ये टर्म एक पर्टिकुलर एटम के लिए ही डिफाइंड होगा, उसके मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वी आर फाइंडिंग रिलेटिव विच मास, एटॉमिक मास, इसका मतलब एटम का मास कंपेयर टू 1 AMU हो जाएगा ना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल RAM, रैम, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। हम इसमें थोड़ा सा चतुराई करेंगे, ठीक है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास देखा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इधर भी थोड़ा सा चतुराई करना चाहिए। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड, mass of an element, mass of one molecule of an element or simply compound, mass of one molecule of element or
कंपाउंड विथ रेफरेंस टू 1 AMU। इसको तो मिटाई देते हैं। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को शॉर्टली लिखते हैं हम लोग RMM। इज डिफाइंड एज, बताओ, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूल किसका हो सकता है? एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है, इसलिए लिखते हैं एलिमेंट और सिंपली कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 part of C612 atom which is generally 1 AMU or simply 1 U। दिख गया? इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट अपने को RMM निकालना है। एक सिंपल सा कंपाउंड लेते हैं जो सबको पीता है रोज, H2O। H2O क्या है बताओ तो? H2O क्या है? दुकान वाला को जाके मत बोलना कि H2O दीजिए, दौड़ा के मारेगा, बोलेगा H2O HIJKLMNOPQRST वो तक जाना था। H2O वो यही सोचेगा। H2O इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ वाटर, एवरीबडी नोज। चलो इसका हमको बताओ कि इसका मोलिकुलर मास कितना आएगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2। तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 2U हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इसका मतलब एक ऑक्सीजन का कितना? 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स, तो 16 यूनिट क्या? AMU और सिंपली U, तो 16U। तो टोटल मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा? 18U। अच्छा, टोटल मास कौन सा? हाँ, मॉलिक्यूल का मास है, तो मॉलिक्यूलर मास विल बी 2 + 16U विच इज इक्वल टू 18U। ये आया इसका मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ क्या? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ, इज इट कंपाउंड और एन एलिमेंट? कंपाउंड। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बट कंपैरिजन किसे करना है? मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 एटम। तो बता दो इस केस में क्या, यहाँ पर 18 AMU लिख देना चाहिए अपने को। वाटर के केस में अभी निकाले ना, 18U डिवाइडेड बाय 1U, कैंसिल आउट होके आ जाएगा 18। ये 18 क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास है या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। किसका? एलिमेंट का या कंपाउंड का? कंपाउंड का। अरे मॉलिक्यूलर मास होगा, जनरली हम लोग कंपाउंड को ही प्रेफर करते हैं। मॉलिक्यूल जनरली एटम का भी हो सकता है, और सॉरी एलिमेंट का भी हो सकता है, और कंपाउंड का भी हो सकता है। जैसे N2 लिख दिए, इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज बेसिकली एन एलिमेंट। और अगर बोल दिए N2, रुक जाओ, HNO3 नाइट्रिक एसिड, इट इज बेसिकली compound of nitric acid is itself an compound which is basically an acid, nitric acid HNO3। समझा क्या? निकाल सकते हैं उस तरह से? हाँ, ये तो निकल जाएगा हमको लगता है। परसेंटेज कंपोजिशन आई थिंक अगले दिन करना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि एक ही दिन में ज़्यादा हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ केन शुगर निकाल लो। तो इसको मिटा दे क्या? केन शुगर फाइंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या बोला? निकालो जल्दी से। केन शुगर का निकल गया। केन शुगर, अरे तुम लोग वो नहीं देखा है?
शुगर केन देखा है? ये बताओ, कभी नहीं देखा है? अरे बैलगाड़ी पे लाद के लेके जाता है इतना सारा, छोटा छोटा बच्चा जाके इसे खींच लेता है, खींच लेता है और भाग जाता है, बैलगाड़ी के पास लेके जाता है ना। हाँ, क्या आ गया आंसर? अरे पोपट, ये निकालना था, रिलेटिव मोलिकुलर मास निकालना था, मोलिकुलर मास नहीं। कितना आया? 222 आया। सही है रे। पहले इसका मोलिकुलर मास निकालो, फिर कंपेरिजन करना। पहले देखो नंबर ऑफ कार्बन कितना बताओ। नंबर ऑफ कार्बन 12 है। एक कार्बन का मास बताओ, एक कार्बन का मास 12 U। अरे अभी तो बताए, मास ऑफ वन कार्बन, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज 12U। तो 12 एटम का मास कितना हो जाएगा? हाँ, एक गप नहीं, मास ऑफ 12 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 इंटू 12U विच इज 444U होगा ना। ये फर्स्ट स्टेप निकला। अब सेकंड, और भी कोई एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन भी है। तो मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन इज बेसिकली 1U। कितना एलिमेंट है बताओ तो, कितना एटम है? 22। सो मास ऑफ 22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इस कितना, ऑफ हाइड्रोजन लिख रहे सीधा, इज 22 इंटू 1U विच इज 22U। नहीं समझा? अरे एक एटम का 1U तो 22 एटम है ना, तो 22U होगा। अब उसी तरह से अब थर्ड स्टेप देखो क्या है, मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन, mass of an element of oxygen is 16U. So therefore mass of 11 atoms of oxygen, 16 into 11 कितना आ जाएगा रे? 176U। हम लोग मल्टीप्लाई कर लेना। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करने के टाइम में क्या करेंगे, ये 1 और 6 है ना, दिखा? जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो ना, ये 1 और 6 है, इस दोनों को किनारे किनारे लिख दो, ठीक है, और इस दोनों को ऐड करो, कितना आएगा बीच में डाल दो, आ गया आंसर। समझे? अब हमको बताओ तो 34 इंटू 11 कितना हो जाएगा। हम क्या बोले, इस दोनों को किनारे किनारे लिख दो और दोनों को ऐड करके बीच में लिख दो, आ गया आंसर, सिंपल आ गया। अब अपने को चाहिए टोटल मॉलिक्यूलर मास। हाँ, तो टोटल मास ऑफ केन शुगर, ऐसा लिखना सही है या नहीं है बताओ? टोटल मास ऑफ केन शुगर लिखना सही है? हाँ, टोटल मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ केन शुगर या टोटल मॉलिक्यूलर मास, क्या लिखना है? हाँ, टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ केन शुगर इज कितना, सम ऑफ ऑल 144, 22 और 176, 144, 22 प्लस 176 कितना रह रहे? कितना? सही है, उसका एडिशन देख लो। सही है, लेकिन अब अपने को चाहिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब रिलेटिव टू व्हाट? 1U। तो सिंपल सा है, 342U को डिवाइड कर देंगे 1U से, यू विल गेट 342। दिस इज द RMM, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ केन शुगर। केन शुगर का ये क्या था, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। आई थिंक बन जाएगा। एक और निकाल लो, हमको दिखा दो। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट किस विट्रियोल के नाम से जाना जाता है? इसको मिटा दे क्या? इसका निकालो, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ये ए नंबर था ना, बी नंबर है CuSO4 इंटू
5H2 कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कौन सा विट्रियोल? हाँ, ब्लू विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल कौन है? हाँ, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। या फिर 7 टाइम्स है तो FeSO4 इंटू 7H2। ब्लू विट्रियोल एंड ग्रीन विट्रियोल। चलो ये निकालो जल्दी से। बी नंबर का आ जाएगा आंसर तो बोलना, स्पीड में फाइंड करो। हाँ, क्या होता है कॉपर का? आ गया सबका आंसर? बी नंबर में क्या है बताओ? CuSO4 इंटू 5H2। पहले बताओ 1H2 का भी थोड़ा देर पहले निकाले थे ना, कितना था? हाँ 18। तो 5H2 का 18 5 जा 90 थे, इतना सा तक का तो मास आ गया 90 MU या फिर 90 U। इसका मास निकालो। एक कॉपर का कितना आता है? 63.5 होगा। तो इस कॉपर का तो लिख रहे हैं 63.5 U प्लस सल्फर का 32 U और ऑक्सीजन कितना है? 4 4 है। एक का 16 तो 4 का 64 U। सबको ऐड कर दो, देखो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है रे? 249 पॉइंट क्या बोला? 5 U। ये समझ में आया ना? अरे एक कॉपर का तो 63.5 U, सल्फर एक ही है ना, एक सल्फर का एटॉमिक मास कितना? 32 U। ऑक्सीजन कितना? 4 4 है ना, एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 ऑक्सीजन का 16 4 जा 64 U। और ये 5 टाइम्स H2O है तो एक H2O पर 18 U। तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का 90 U। अरे नहीं समझा? एक H2O का देखो ना, ये हाइड्रोजन 2 है तो 2 U, ऑक्सीजन का 16 U, तो सब मिला के कितना हो गया? 18 U। तो ये एक एक वाटर का हुआ ना, तो 5H2O का कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1H2। 1H2 का भी जस्ट निकाला 18 U। 5 इंटू 18 U कितना हो जाएगा? 90 U। उसी को यहाँ लिखे ऐड करके आया। लेकिन अपने को चाहिए था क्या? RMM, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब बोल सकते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ब्लू विट्रियोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ, डायरेक्ट लिख रहे ब्लू विट्रियोल डिवाइडेड बाय व्हाट? हाँ, मास ऑफ 1/12 ऑफ C612 एटम। दिस इज कितना आया था? 249.5 U। और ये तो पर्टिकुलरली क्या है बताओ? ये क्या है? 1 U है, तो इट इज फाइनली 249.5। ये इसका RMM है, ये इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। जब भी रिलेटिव टर्म आ गया ना, मतलब यूनिट जो AMU था वो गायब हो जाएगा। समझा क्या बोले? जब भी रिलेटिव टर्म आ गया, चाहे वो रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाए तो रिलेटिव एटम का मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाए तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाए तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 एटम। ठीक है, उसके साथ कंपैरिजन किया। जैसे ही कंपैरिजन किया, याद रखना कंपैरिजन में कोई यूनिट छूटता ही नहीं है, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर में दूसरा भी क्या था? किलोमीटर, तो कैंसिल आउट हो जाए यूनिट यूनिट। कंपैरिजन तभी हो सकता है, यानी रेशियो तभी आ सकता है जब दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में होगा ना। किलोग्राम का कंपैरिजन ग्राम से तो कभी होगा ही नहीं। दोनों को किस में कन्वर्ट करना होगा? ग्राम में। या तो दोनों को AMU में कन्वर्ट करो, होगा ना। मतलब सेम यूनिट में होना चाहिए तभी कंपैरिजन पॉसिबल है। और अगर कंपैरिजन हो गया
तो कंपेरिजन होने के बाद कोई भी यूनिट नहीं छूटता है। उसी तरह से ये दोनों का दोनों टर्म जो था कौन कौन सा, एक रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, में कोई भी डिफाइंड यूनिट छूटता ही नहीं है। दैट मीन्स इट इज अ यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस quantity. Got it? In terms of chemistry. Today I think till here we should stop.